काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद का आकार अब बड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बुधवार को विस्तार और फेरबदल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। इसमें कुल 43 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिनमें से 15 को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को प्रमोट करके मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 8 नए चेहरों को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इन सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इसके अलावा कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, वो सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वो प्रधानमंत्री के पास ही रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में सभी मंत्रालयों की समीक्षा की थी, सभी के कामकाज का एक तरह से 360 डिग्री रिव्यू किया था और उसके बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल जो है वो अपने साथ जाहिर तौर पर कई संदेश भी लेकर आया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई बड़े फेरबदल करके मंत्रियों को जिम्मेदारी से अपना काम करने और केंद्र सरकार के कामकाज को दुरुस्त करने के साफ संकेत भी मिले हैं। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार के अलग अलग पहलुओं पर और जानेंगे इससे क्या संदेश है, क्या मायने हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार, 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रदीप सिंह और संजय सिंह। दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी देश देशांतर में मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप सिंह जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। पूरा कैबिनेट विस्तार और खास तौर से जो सबसे बड़ा पहलू इसमें देखा जा रहा है वो क्वालिफिकेशन का मुद्दा। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हो, अच्छे टेक्नोक्रेट्स हो, उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को जगह देने की कोशिश, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल में का जो विस्तार हुआ है, जो बदलाव हुआ है, वो 2, 3, 4 बल्कि कहूंगा उससे ज्यादा भी मैसेज संदेश दे रहा है। पहला, सामाजिक न्याय के साथ गवर्नेंस को जोड़ा जा सकता है, साथ लेकर चला जा सकता है। सामाजिक न्याय का वादा पार्टी भूली नहीं है, लेकिन गवर्नेंस के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इसी तरह से जिन लोगों को लिया गया है सामाजिक न्याय का ध्यान रखते हुए, जिस तरह की अति पिछड़ी जाति के लोगों को, दलित और आदिवासी समुदाय से 27 ओबीसी हैं, इसमें 12 दलित समुदाय से हैं, 8 आदिवासी हैं, 47 की संख्या आज तक किसी केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस वर्ग की नहीं रही है। तो उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने, उनको सत्ता में हिस्सेदारी देने की इतनी बड़ी कोशिश नहीं हुई। लेकिन ऐसा करते हुए ये नहीं किया गया कि सिर्फ जाति के नाम पर किसी को मंत्री बना दिया गया। मेरिट का पूरा ध्यान रखा गया, मेरिट से कहीं कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया।
और उससे एक बात और उभर कर आती है, ये जो बार बार मेरिट का सवाल उठाया जाता है रिजर्वेशन को लेकर, और जो पिछड़े और दलित लोग हैं उनको लेकर कि मेरिट नहीं है वहां, ये मंत्रिमंडल का विस्तार बताता है कि इस समुदाय में मेरिट की कोई कमी नहीं है। जिस तरह के लोग 24 प्रोफेशनल हैं इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में। 21वीं सदी का मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, वो इस बात का प्रमाण है ये जो विस्तार हुआ है। इसमें डॉक्टर हैं, इसमें इंजीनियर हैं, इसमें IITian हैं, इसमें वकील हैं, इसमें PhD किए हुए लोग हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स हैं। उनकी योग्यता और उनके सामाजिक सरोकार और उनके सामाजिक कार्यों में जो भागीदारी है उसको भी ध्यान में रखा गया है। ऐसा नहीं है किसी यूनिवर्सिटी से बुलाकर या किसी इंस्टीट्यूट से बुलाकर किसी को, जो किसी प्रोफेशनल या टेक्नोक्रेट को मंत्री बना दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। दूसरा, सिनर्जी से एनर्जी, ये मैसेज है इस मंत्रिमंडल विस्तार का। अलग अलग मंत्रालयों को जिस तरह से जोड़ा गया है, जो साथ मिलकर चले तो ज्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो उस दृष्टि से देखें, और डोमेन एक्सपर्ट जो लोग उस बात को जानते हैं या परफॉर्म कर चुके हैं या उसमें काम कर चुके हैं, उनको महत्व देना। ये मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में आजादी के बाद से मंत्रिमंडल के गठन में इतना डिटेलिंग, इस तरह की तैयारी, इस तरह का होमवर्क इससे पहले शायद नहीं किया गया। बीजेपी में भी नहीं हुआ, किसी पार्टी में नहीं हुआ। तो इसलिए इस सरकार को, मैं इस मंत्रिमंडल की अगर आप बात करें तो ये एक भविष्य का आपको एक उसकी झलक मिलती है। ठीक है। पीढ़ी परिवर्तन, बिल्कुल। जिस तरह से आप देखिए पूरे मंत्रिमंडल की एवरेज एज 58 साल है। बिल्कुल, उस पर भी मैं आऊंगी। प्रदीप जी माफ कीजिएगा, उम्र को लेकर और जो तमाम और पहलू हैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी कि उसके क्या मायने निकल रहे हैं। संजय सिंह जी का पहला रिएक्शन ले लेती हूँ। संजय जी, आपकी नजर में क्या संकेत मिल रहे हैं? और हमने देखा तमाम जो पहलू हैं वो अभी प्रदीप सिंह जी ने भी बताए। जिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री थे उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाना, जिन राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जाहिर तौर पर उन्होंने बेहतर काम किया होगा, इसीलिए उन्हें अब नई चुनौती भी दी गई है। तो हम माने कि काम पर भी काफी अच्छा खासा फोकस, किस मंत्री का किस तरह का रिपोर्ट कार्ड रहा है, कितना जमीन पर काम हुआ है, ये भी फोकस रहा है अभी। बिल्कुल प्रीति जी, देखिए प्रदीप जी जो कह रहे थे उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। आप जो पूछ रही हैं, एक तो ये 2 साल के बाद हुआ जब सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, एक मिड कोर्स रिव्यू इसको कह सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस 2 साल के दरमियान पिछले 1.5 साल से देश की जनता और सरकार जिस तरह से एक अप्रत्याशित ये जो पैंडेमिक सिचुएशन हुआ है और उसके साथ कई सारी और भी चीजें आई हैं जो मतलब आपके बॉर्डर पे हो, बाकी और सिचुएशंस में हो, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारणों से वित्तीय स्थिति के बारे में हो, ये तमाम चीजों के बीच के बाद जब स्थिति को नियंत्रण करने के बाद ये कैबिनेट एक्सपेंशन कम रिशफल हुआ है। इसका एक जितना बड़ा विस्तार है, मैंने आज तक इतना बड़ा विस्तार नहीं देखा। प्रदीप जी मुझसे ज्यादा समय से राजनीति देख रहे हैं, वो भी इस बात को कहेंगे कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 दर्जन बड़े मंत्री वो उनको कहा गया हो कि आप या तो कोई और काम देखिए या यहाँ से आपको यहाँ की जिम्मेवारी से मुक्त किया जाता हो। 43 नए मंत्री वो नियुक्त किए जाते हैं। वो एक तरह से नए तरह का सरकार का गठन हुआ है कुछ लोगों को छोड़ करके। इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इसका मतलब काफी समय से इसका एक रिव्यू का प्रोसेस चला है जो एक अंतिम मुकाम पे पहुंचा है। इसमें जो मूल तौर पे जो चीज निकल करके आती है वो है डिलीवरी। जो प्रमोशन की आप बात करती 7 राज्य मंत्रियों की, ये अपने आप में द्योतक है कि आप अगर काम करेंगे, और उनका उम्र का स्पैन भी देख लीजिए। मतलब अगर उसमें अनुराग ठाकुर 46 साल के हैं तो उसमें 60 साल के ऊपर के लोग भी हैं। तो ये जो स्पैन है जिसमें कि अगर आप काम करते हैं और ठीक से काम करते हैं और काम के प्रति आपकी सजगता है, तो सरकार इस चीज के लिए, मोदी इस चीज के लिए जागरूक थे कि इनका रिव्यू लेकर के आगे जाए। ये बाकी लोग को भी मैसेज है, यहाँ जो लोग सरकार में काम कर रहे हैं और जो सरकार के बाहर मतलब इनके संगठन में काम कर रहे हैं और जो बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है उनके लिए भी एक मैसेज है। दूसरी चीज ये है कि जब डिलीवरी पे आप फोकस करते हैं तो जो लोग आते भी हैं उनको लगता है कि डिलीवरी सुप्रीम है। और मोदी सरकार के लिए 2 चीज जो सबसे बड़ी उनकी वो
यूएसपी रही है पिछले 7 साल की, वो है डिलीवरी, एक मतलब डिलीवरी ऑन द ग्राउंड, और दूसरा स्केल जो है, स्केल एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी, वो आज तक जिस तरह का नहीं हुआ, वो स्पीड और स्केल इनकी डिलीवरी की यूएसपी है। उस स्पीड और स्केल को ड्राइव कौन करता है? पॉलिटिकल लीडरशिप। देखिए, वही लोग हैं संस्था में, ब्यूरोक्रेट्स वही हैं, टेक्नोक्रेट्स वही हैं, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग वही हैं, उनको ड्राइव करता है पॉलिटिकल लीडरशिप। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर प्रधानमंत्री जिस गति से चलते हैं, उनकी जो टीम है उसको उसी गति से अपनी ऊर्जा का संचार करना होगा। तो उनका उम्र भी कुछ लोगों का कम है, और जब एक नए तरह का वो फेरबदल होता है, नए तरह के चैलेंजेस आते हैं, और नए तरह के चैलेंज आपको बता दिए जाते हैं, और आपको समझ में भी आता है कि देखिए, ये जो संकट का दौर गुजरा है, इस संकट के दौर के बाद हमें वापस पहले वो मुकाम पाना है जहां पे आज से हम 1.5 साल पहले जिस गति से जा रहे थे, और फिर उस गति को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए जो अंदर जो मूलचूल परिवर्तन है वो करके, और उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो कल का जो ये एक्सपेंशन का रिशफल था, वो काफी अच्छा था, बहुत स्ट्रांग मैसेजेस उसमें से निकल करके आए हैं, और आई एम श्योर आगे जो कार्य की जो गति मिलेगी और डिलीवरी की जो गति मिलेगी वो अच्छी होगी। ठीक है प्रदीप जी, आप बता रहे थे एज को लेकर जो बात है, विस्तार से पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की औसत उम्र थी वो 61 साल थी, जो अब हम देख रहे हैं घटकर 58 हो गई है। 14 मंत्री ऐसे हैं जो 50 साल से कम के हैं। उम्र को लेकर जो है, क्या आप मानते हैं कि भविष्य के लिए लीडरशिप तैयार है, की जा रही है? आपने एक तरफ सामाजिक न्याय की बात की, और आपने बताया कि जो गवर्नेंस है उस पर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, डिलीवरी पर भी फोकस है, ये बात अभी हमको संजय जी ने बताई है। इसके अलावा क्या आप मानते हैं कि ये सरकार भारत की, देश की सरकार है, और सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व पर भी जिस तरह का जोर रहा है, उसे भी आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, 25 राज्यों का प्रतिनिधित्व मुझे नहीं याद है कि इससे पहले इस तरह का कभी हो। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट पर जोर दिया गया, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में एक भावना पनपने लगी थी अलगाववाद की। उनको लगता था कि हम दिल्ली से इतनी दूर है, इसलिए हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देता। तो पिछले 7 सालों में जिस तरह के इंफ्रा प्रोजेक्ट चले हैं नॉर्थ ईस्ट में, और उसके बाद अभी मंत्रिमंडल में आप देखिए, असम से मंत्री है, त्रिपुरा से पहली बार कोई मंत्री बना है, मणिपुर से मंत्री है, अरुणाचल से मंत्री है। कब ऐसा हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो? उसके अलावा जो संजय जी बात कह रहे थे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, डिलीवरी की एक सीधा मैसेज दिया गया है जो लोग बाहर गए हैं और जिन लोगों का प्रमोशन हुआ है उसके जरिए, कि परफॉर्म और पेरिश। आप परफॉर्म करेंगे तो आपको पुरस्कृत करने का हमारे पास सामान है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर जाने के लिए तैयार रहिए। युवा जो बात कह रहा था उस समय कि देश की आबादी 2/3 आबादी युवाओं की है, हम दुनिया के सबसे युवा देश है, और उसमें अगर जो है इस तरह का मंत्रिमंडल ना हो तो ये एक तरह का विरोधाभास होता। जिस तरह के लोग लिए गए हैं उनकी उम्र देखिए, जितनी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, रेल, आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं नए अश्विनी वैष्णव, उम्र सिर्फ 50 साल है। आईआईटी से बीटेक एमटेक है, वॉटन से जो है एमबीए किया हुआ है, आईएएस रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे। अब इस तरह का जो है डोमेन का एक्सपर्टीज लेकर जो व्यक्ति आया है, वो जब काम करेगा तो किस तरह का काम होगा अंदाजा लगाइए। सबसे युवा मंत्री हैं निशित प्रामाणिक, पश्चिम बंगाल से, सिर्फ 35 साल उम्र है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, 11 महिलाएं हैं। तो इतनी सारी बातों का ध्यान रखा गया है, और ऐसी सारी बातों का ध्यान रखने में अक्सर ये होता है कि मेरिट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो इसमें बिल्कुल किसी भी सूरत में नहीं किया गया है। जिन लोगों को लिया गया है और जिन लोगों को हटाया गया है, उसके जरिए एक और संदेश दिया गया है कि कोई भी चाहे जितना बड़ा हो, पुराना हो, वो इनडिस्पेंसिबल नहीं है, कोई भी हटाया जा सकता है। इस मंत्रिमंडल में भी कुछ और लोगों को संदेश दिया गया है, उनका भार कम करके और अलग तरह का संदेश दिया गया है कि आप पर नजर है हमारी। तो मामला कुल वही है, संजय जी जो कह रहे थे कि आप किस स्पीड से और किस स्केल पर काम करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
वो थोड़े से संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने जितना लक्ष्य तय किया है वो हासिल होना चाहिए और उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं होते। तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार, मुझे लगता है जो आपने अपने सवाल में एक बात कही कि भविष्य की भारतीय जनता पार्टी, भविष्य की सरकार का खाका है ये। अटल जी के मंत्रिमंडल में जो लोग थे उनमें से सिर्फ 2 लोग अब बचे हैं इस मंत्रिमंडल में, एक राजनाथ सिंह और दूसरे मुख्तार अब्बास नकवी। बाकी पूरा मंत्रिमंडल बदल चुका है और ये बदलाव की शुरुआत हुई है, ये अंत नहीं है। और ये बदलाव की शुरुआत एक संदेश के साथ हुई है कि मेरिट से समझौता नहीं करेंगे, सोशल जस्टिस से समझौता नहीं करेंगे, राज्यों को और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने पर समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हम परफॉर्मेंस से भी समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, मैं चैलेंजेस पे आऊंगी अभी बस इसके बाद। संजय जी, उससे पहले क्योंकि महिलाओं वाला जिक्र अभी प्रदीप जी ने भी किया, महिलाओं की भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित करना और अब 11 महिलाओं को कैबिनेट में जगह, एक तरह से देखें तो 14% हिस्सेदारी अब कैबिनेट में महिलाओं की है। हम जब बेटियों को पढ़ाने, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर एक नजीर कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे से होते हुए भी देश में जानी चाहिए। तो मान रहे हैं आप ये अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ है? काफी अच्छा। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था और उसके बाद फिर बेटियों के साथ सेल्फी, तो एक वो था कि एक जागरूकता जगाने का काम था समाज के अंदर। जब आप समाज के अंदर जागरूकता जगाते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सरकार को जो करना है वो सरकार कर रही थी। दूसरी चीज होती है एक मैसेज देने की, जो अगर आप 2014 में मोदी सरकार का 1.0 अगर देखेंगे तो उसमें भी सबसे ज्यादा महिलाएं अगर किसी भी समय किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रही थी तो वो मोदी सरकार 2014 में थी, जिसमें 9 महिलाएं थी। तो उसमें आपके कैबिनेट में 5 महिलाएं थी और अभी फिर से उस संख्या को भी ये पार करके 11 महिलाएं। इस संसद में भी सर्वाधिक जो महिलाएं आज तक जितने भी संसद सदस्य हुए हैं उनमें सर्वाधिक वो हैं, फर्स्ट टाइमर भी इस बार सर्वाधिक हैं जो लोकसभा में चुन करके आए हैं। तो उनकी भागीदारी देखिए, क्यों हम समाज के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व लेते हैं। कुछ लोग को लगता है महिला होने से क्या होता है, क्या काम का फर्क पड़ता है। तो जिस समय आप कहते हैं कि जाति का, क्षेत्र का, बाकी चीजों का, लोगों के बाकी किसी और तरह के स्किल सेट का, जिसमें प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, स्पेशलिस्ट, जनरलिस्ट का ध्यान रखा जाता है, वो इसलिए कि हर वर्ग की सोच, लोगों के एस्पिरेशंस और उनका जो जुड़ाव होता है अपने लोगों के साथ, उस तरह की इश्यूज के साथ वो अलग अलग होता है। तो वो अलग अलग चीजों का अपना एक एक्सपीरियंस और एक जो रियल चीजें ग्राउंड पे होती है वो सरकार के अंदर लेकर के आती हैं। तो इतनी महिलाएं जब आई हैं, कल एक बड़ी अच्छी तस्वीर भी निकली थी, वो उसमें 2 महिलाएं वो नहीं थी जिसमें जो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैं वो कहीं बाहर होंगी। कल राष्ट्रपति भवन में कोविड प्रोटोकॉल के कारण इनवाइटीज की संख्या काफी कम थी। जो पहले से जो 2 लोग हैं, कुछ लोग उनमें से थे, तो 9 महिलाएं कल वहां पे खड़ी थी। वो तस्वीर बड़ी अच्छी है जो अपने आप में काफी कुछ वो बयां करती है। इसी तरह से बाकी प्रोफेशनल्स का जिक्र प्रदीप जी कर रहे थे। तो एक चीज को लेकर के जो बार बार कही जाती थी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, और कई बार ये होता है कि महिला के नाम पे हम प्रतिनिधित्व तो दे देते हैं, किसी पोस्ट पे तो बिठा देते हैं, लेकिन उससे एम्पावरमेंट नहीं होता। ऐसा एक उदाहरण हमारा पिछली सरकार के साथ वो है जिसमें कि एक्चुअल एम्पावरमेंट नहीं हो रहा। तो अगर आप एम्पावरमेंट, महिला को प्रतिनिधित्व देंगे, उसके साथ एम्पावरमेंट की प्रक्रिया शुरू करेंगे और साथ में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के चलेंगे, तो मुझे लगता है ये सार्थक दिशा में जाएगा। ठीक है, ठीक है। और प्रदीप जी, इसके बाद जैसे आपने भी कहा था कि सिनर्जी से एनर्जी एक कहीं ना कहीं मैसेज है, और इससे पहले भी हमने देखा था कई मंत्रालयों को समेटा गया था, कई मंत्रालय को एक किया गया था। इस बार हम जो कोऑपरेटिव सहकारिता मंत्रालय की हम जो बात कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपना, इसका पर्पस क्या है और इसे कैसे लोगों से जोड़ा जाएगा? नहीं, देखिए, इसका मतलब इससे प्राइम मिनिस्टर की थिंकिंग का पता चलता है, उनका जो विजन है उसका पता चलता है। उनको ये बात समझ में आ रही है कि सहकारिता के जरिए ही इसको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, उनको मदद इसके जरिए ही हो सकती है। खेती की ही बात लें, कृषि की बात करें, 3 कृषि कानूनों का कुछ लोगों ने विरोध किया जो हो रहा है, उसमें भी जो कोशिश की गई है, ये समझिए कि उसको समाज के स्तर पर दूसरे क्षेत्रों में भी ले जाने की कोशिश है कि भाई आमदनी छोटी है,
खेती की बात करें तो जोत का रकबा छोटा है। तो अगर मिलकर काम करें, और देश में उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण तो अमूल ही है, गुजरात में जो है, जो डेयरी सेक्टर में काम कर रहा है। तो अगर मिलकर काम करें सहकारिता से, तो छोटी छोटी पूंजी मिलकर या छोटा रकबा मिलकर या छोटे संसाधन मिलकर बड़ा हो सकता है। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये जो रोजगार की समस्या है, ये सरकारी नौकरी से नहीं पूरी होने वाली। सरकारी नौकरी से ये खत्म नहीं होने वाला है। तो रोजगार, जो प्रधानमंत्री जिस बात पर जोर देते हैं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए, तो सरकार की तमाम योजनाओं को अगर आप देखिए, जिस तरह से मुद्रा योजना चलाई गई, उसका भी मकसद यही था। मतलब चल रही है, चलाई गई, अब भी चल रही है। तो सरकार की कोशिश ये है कि सेल्फ एम्पावरमेंट हो, लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। जो समाज का सबसे नीचे का तबका है, जिसके पास संसाधन कम है, पूंजी कम है या नहीं है, उनको जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनकी मदद मिले, उनको ब्याज में छूट मिले। वो अगर मिलकर कोई सहकारी संस्था बनाते हैं तो उससे जो है वो आगे बढ़ सकते हैं सब मिलकर। तो सामूहिकता, जो सामाजिक दायित्व होता है, सरकार के अलावा समाज की भी जो शक्ति होती है, हाँ। मुझे लगता है इस मंत्रालय के जरिए उसको जगाने की कोशिश हो रही है। ठीक है प्रदीप जी, अब हम चैलेंजेस पर अगर आए संजय जी, अब देखें कोविड से भी तमाम जो चुनौतियां हैं, वो चाहे स्वास्थ्य के फ्रंट पर हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर हो। अभी हम देख रहे हैं आईटी कानूनों को लेकर, अगर हम देखें यानी कानून मंत्रालय की बात करें, विदेश के पहलू पर देखें, तो तमाम जो मंत्रालय हैं, आपकी नजर में ऐसे कौन से मंत्रालय हैं मोटे तौर पर जिनके सामने चैलेंजेस ज्यादा हैं, जिनके काम पर आने वाले समय में ज्यादा नजर रहने वाली है? देखिए, चैलेंजेस तो सभी मंत्रालय के सामने है, लेकिन कुछ जो फोकस एरियाज हैं, जो लोगों को सीधा कनेक्ट करता है, उसमें एक तो हेल्थ की बात आपने कर ही दी। हेल्थ में काफी बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और जो थर्ड वेव की बात हो रही है उसकी प्रिपेयर्डनेस की बात है, वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी बात है। दूसरी चीज है कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना। उस दिशा में सरकार ने कई तरह के कदम ऑलरेडी उठाए हुए हैं, बहुत सारे योजनाओं की घोषणा हुई है, जन कल्याणकारी काम किए जा रहे हैं। जो अंतिम पादान पे व्यक्ति है उसको अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, और उसके साथ ही उसके हाथ में कुछ पैसे हों तो मनरेगा या इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से डीबीटी वाला जो काम किया जा रहा है वो है। तो वहाँ एक अलग तरह का चैलेंज है। एमएसएमई एक थ्रस्ट एरिया प्रधानमंत्री मोदी का 2019 से उस पर पहले था, अब थोड़ा और भी ज्यादा है। उसमें अगर आप देखिए तो पहले नितिन गडकरी, जिनके अंदर काफी एनर्जी है, उनकी क्षमता है ज्यादा काम करने के लिए, उसको और भी फोकस करने के लिए उन्होंने इस बार नारायण राणे को अलग से, जो नए आए हैं, वो नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके प्रशासनिक क्षमता पे मतलब हम भरोसा कर सकते हैं। वो जैसे मंत्रालय है, फूड का है मंत्रालय, वहाँ अलग वो हुआ है। जो आईटी जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे थे, केवल जो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ओटीटी कुछ शोर मचा रहे हैं या जो विवाद है, उससे आगे बढ़ करके जो हमारा स्टैंड अप इंडिया है, जो हमारा डिजिटल इंडिया है, उसको हम किस तरह से लेकर के जाएं। हमें जो सोशल मीडिया या जो आपके न्यू मीडिया जायंट्स हैं या अदरवाइज जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, भारत के अंदर काफी बड़ी शक्ति है। भारत के लोग दुनिया के जो तमाम नामचीन इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं उन सबको हेड कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनी भारत की नहीं है। तो ऐसी एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है कि वो भारतीय कंपनी हो, जो दुनिया में जो मल्टीनेशनल कंपनी हो और दुनिया भर में उस तरह का अपना एक वजूद बनाए। तो वहां पे हमें, मेरे ख्याल में जो नए आईटी मंत्री जिनका एक्सपर्टीज के बारे में अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि आईटी है, पाटन है, आईएएस है, अपनी अलग तरह की सोच है, राजनीति में भी उनकी दखल रही है, तभी वो पहले राज्यसभा में लाए गए थे और अब उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो वो एक एरिया है। रेलवेज घर घर को कनेक्ट करता है, रेलवेज में इधर काफी काम हुआ है। अगर पीयूष गोयल ने उसमें काफी उन्होंने डायनेमिक लेवल पे ले जाकर काम किया था, उसको और वो आगे लेकर के जा रहे हैं। एग्रीकल्चर का जो इशू है, वो एग्रीकल्चर का इशू आप सबके सामने है। हम आय प्रधानमंत्री दुगनी करना चाहते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह से अरंगा लगाना चाहते हैं, किसी किसान बिल के नाम पे, किसी और तरह के विरोध के नाम पे कुछ प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, कोई सुनियोजित दुनिया भर में किसी और तरह का विरोध को पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
उसमें नरेंद्र सिंह तोमर के पास कई और भी वो मंत्रालय का भार इस बीच में बढ़ गया था, तो उसको अलग अलग इलाके में कर दिया गया है कि अलग अलग लोग उस क्षेत्र में काम दे करके ज्यादा काम करें। जो एक चीज जिसपे आमतौर पे काफी कम ध्यान दिया जाता था, जो फिशरी, मत्स्य पालन, डेयरी और ये सब चीज है, जिसका जरा सा कुछ हिस्सा कॉर्पोरेशन में भी कहीं आएगा और ये एक अलग हिस्सा है, रूरल डेवलपमेंट है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, या खेल का मंत्रालय, वो इधर धीरे धीरे अहम होता जा रहा है। पहले उसकी उतनी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब काफी चर्चा होने लगी। तो आप देखेंगे कि जो एनर्जी का जो नया जो कैबिनेट का गठन किया गया है, या विस्तार किया गया है, या पुनर्गठन किया गया है, उसमें इन चैलेंजेस को कौन किस तरह से, या हम बेस्ट जो किसकी क्या कैपेबिलिटी है उसको किस तरह से यूटिलाइज करें, ताकि जो सोशल बेस है पार्टी का, नए लोगों को जोड़ने का। देखिए, पार्टी अपने जनाधार को, लोग कहते हैं कि अपने जनाधार के लिए करें, लेकिन कोई अल्टीरियर मोटिव से कर रहे हैं तब गलत है, या कोई एजेंडे के तहत किसी, मतलब आप किसी को शंका करके किसी चीज पे मिसगाइड करके करना चाह रहे हैं तब गलत है। लेकिन आपका जो सामाजिक जनाधार है, उस जनाधार को आप एक पॉजिटिव मैसेज डिलीवरी के जरिए जोड़ना चाहते हैं और बाकी लोग को जोड़ना चाहते हैं, तो वो एक सार्थक पॉजिटिव कदम है, मानता हूं। मुझे लगता है कि ये जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह से लोग दिए गए हैं, और मोदी जी का मैसेज मेरे ख्याल में बिल्कुल साफ है कि आप काम करिए, काम के बल पे आपकी आगे तरक्की होगी, और काम नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। ये आपके सामने चैलेंज है, ये ऊर्जा का संचार है। यहाँ से आप 2 साल बड़े मुश्किल के वक्त गुजरे हैं, पिछले 1.5 साल के वक्त, जब इस मुश्किल के वक्त में हम फिर से खड़े होकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इस गति को तेज करिए, और जब जैसे जरूरत हो तो फिर भागने वाली गति लाइए। ठीक है संजय जी, आखिर में प्रदीप जी, समय की कमी है, आपकी नजर चैलेंजेस को लेकर, आपकी प्रतिक्रिया, राय? नहीं, देखिए, किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि जो उसने प्रॉमिस किया है उसको डिलीवर करे। और इस पूरे मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में एक बात बार बार उभर कर आती है कि सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर है वो है डिलीवरी पर, कि जो, और डिलीवरी पर ही नहीं, उसकी स्पीड और स्केल पर भी है, कि जल्दी लोगों तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि एक कार्यक्रम बनाया वो 5 साल तक चल रहा है। तो इस तरह की ये सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करते हैं, टाइमली जो है उस पर जो है ध्यान देते हैं, उस पर बताते हैं कि क्या कमी है, क्या और होना चाहिए। इन सब को देखते हुए सरकार के सामने चैलेंज मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तो यही होगा कि उसने जो अपने लिए स्टैंडर्ड स्थापित किया है उसको कैसे बीट करती है, उससे आगे कैसे निकलती है। जो स्पीड और स्केल तय की है सरकार ने अपने लिए, अपने कामकाज के लिए, लक्ष्य के लिए, उससे आगे कैसे निकलती है, और इसको स्केल अप करते जाना है, बढ़ाते जाना है, जिससे लोगों को ये एहसास हो कि सरकार उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम कर रही है। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देश देशांतर में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल करके कई संदेश दिए हैं, और एक तरह से माने तो मंत्रियों को जवाबदेह बनाना और केंद्र सरकार के कामकाज को दुरुस्त करना, ये 2 संदेश हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार के कामों में सुधार के लिए कई और बड़े कदम भी उठाए जाएं। इसी के साथ फिलहाल देश देशांतर में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा?
और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती-बाड़ी केंद्र। खेती-बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती-बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती-बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती-बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती-बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती-बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती-बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती-बाड़ी। खेती-बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।